चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। और जैसा कि हमारा वादा रहा है कि आपको रूबरू कराते रहेंगे ऐसी ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई में, अपने प्रोफेशन में मेहनत और अपने जज्बे से एक मुकाम और एक नाम कायम किया है। बहुत बहुत स्वागत है सिमरन चंदानी जी आपका हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा की इस सीरीज में, जिसमें रूबरू कराने की कोशिश है हमारे दर्शकों को, हमारे लिसनर्स को, हमारी ऑडियंस को आप जैसे जीपेट क्रैकर्स से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए जहाँ मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकती हूँ। तो इट्स एन ऑनर, थैंक यू सो मच ये मौका मुझे देने के लिए। इस समय मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा, सिमरन जी हमारे साथ मोहाली से कनेक्टेड हैं, मोहाली पंजाब, ये नाइपर मोहाली की स्टूडेंट हैं। एट प्रेजेंट वहाँ से एमएस कर रही हैं फार्मास्यूटिक्स में। क्योंकि ठंड का सीज़न है जब हम इस बातचीत को कर रहे हैं, इस ठंड में गरम गरम बातचीत के दौर से शुरुआत करते हैं। सिमरन, हजारों स्टूडेंट्स या कहा जाए लाखों स्टूडेंट्स हर साल जीपेट का एग्जाम देते हैं। उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो जीपेट को क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन उन कुछ में से कुछ खास ऐसे होते हैं आप जैसे, जिन्हें जीपेट में एक अच्छी रैंक होल्डर होने का रुतबा हासिल होता है। कैसा लगता है जीपेट में ऑल ओवर इंडिया 25 रैंक होल्डर होना? ये बहुत ही खुशी की बात थी, मेरा तो पहला अचीवमेंट था ये। तो ये बहुत बड़ा ऑनर था 25 रैंक लाना जीपेट में। और बाकी सब मेहनत का कमाल है, जितनी मेहनत करो, अच्छी गाइडेंस मिलती रहेगी तो बस कोई भी कर सकता है ये। पाना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, अगर कुछ पाना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, कहा जाए एक शब्द में तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कभी आप भी रहे थे जब अपने बी फार्मा की आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं, सेकेंड ईयर में आते हैं, फर्स्ट ईयर के बाद थर्ड ईयर, देन आप कोशिश करते हैं कि जीपेट देना है हमने। क्या उस दौरान भी लगता है कि अब तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लग रहा था? नहीं नहीं, उस टाइम पे तो नहीं लगा था एक्चुअली। जब सेकेंड ईयर में हमने सोचा था कि हम जीपैट का एग्जाम देंगे तो उस वक्त तो नहीं था, मतलब ऐसा नहीं, मोटिवेशन नहीं था कुछ खास। लेकिन फिर हमने अपने खुद के कॉलेज से 2019 बैच से रैंकर्स को देखा, वो फर्स्ट रैंक ला रहे हैं, थर्ड रैंक ला रहे हैं और फिफ्थ रैंक ला रहे हैं। वो हमारे कॉलेज से थे, हमारे सीनियर थे, सुपर सीनियर थे। तो उनको देख के ऐसा फील हुआ कि हाँ पॉसिबल है, हम भी कर सकते हैं। तो एक विश्वास जागा और हमने कोशिश की पढ़ाई करने की। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने यहाँ पे कही। मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है सुनने में ये जवाब रूटीन सा लगे कि हमने इनको दे, हमारे कॉलेज के सीनियर्स हमारे मोटिवेशन बनकर उभरे, क्योंकि ये देखना बड़ी बात होती है। हर साल स्टूडेंट्स निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैच के सीनियर्स होते हैं, लेकिन उनको देखकर मोटिवेशन लेना, ये देखना कि उनकी भी दो पैर हैं, उनकी भी वही दो आंखें हैं जो हमारे पास है, उनके पास भी वही दिमाग है इस फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारे पास है। तो अगर वो कर पा रहे हैं तो हम भी कर लेंगे एक दिन, अगर कोशिश करेंगे। ये खुद को मोटिवेट कर पाना, ये बड़ी बात होती है। सिमरन, अगर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड पर हम लोग नज़र डालते हैं, जब आपसे इस बातचीत को शेड्यूल करते वक्त आपके सफ़र को हमने आपसे जाना था या आपके बारे में रिसर्च की थी, तो पता चलता है कि आप जीपेट की, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, AIR 25th रैंक होल्डर थी। तो उसके बाद आपने नाइपर मोहाली के लिए अटेम्प्ट किया एग्ज़ाम को, एंड आप वहाँ पर 6वीं रैंक के साथ वहाँ पर आपने एडमिशन लिया, और फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही हैं। कितना ज़रूरी है एक जीपेट एस्पिरेंट के लिए नाइपर पहुंचना? क्यों ज़रूरी है, मैं इस बात से शुरुआत करना चाहूँगा। नाइपर पहुंचना, और सवाल को मैं थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा, नाइपर पहुंचना साथ साथ एमएस को फार्मास्यूटिक्स में ही करना। सबसे पहले तो नाइपर पहुंचना जरूरी इसीलिए है एस्पिरेंट्स को, क्योंकि नाइपर हमारे देश का जाना माना कॉलेज है, बहुत टॉप पे आता है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होता है, यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत टॉप लेवल के हैं।
और यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कमी नहीं है यहाँ पे। तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है वो एक बच्चा फेस करता है यहाँ पे, उस डेवलप होता है प्रॉपर इन रिस्पेक्ट टू एजुकेशन और विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनालिटी ऑल्सो। तो इस ये इम्पोर्टेंस है नाइपर आने की। और बाकी और भी टॉप कॉलेजेस हैं बहुत सारे, बट स्टिल लोग सपना देखते हैं, नाइपर मोहाली का सपना देखते हैं। तो वो बात है यहाँ पे, वो कैंपस, वो इन्वायरमेंट हमको यहाँ पे मिलता है। और रही बात की फार्मास्यूटिक्स में, तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि फार्मास्यूटिक्स में ही लेना है, वो अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट। मेरा इंटरेस्ट फार्मास्यूटिक्स की तरफ ज्यादा था, और ये भी पता था मुझे कि जो ज्यादातर टॉप रैंकर्स होते हैं वो फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ही जाते हैं, जी वहां से प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं। और यहाँ आके पता चला कि प्लेसमेंट्स तो हर जगह से अच्छे होते हैं, हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे कैसा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उस हिसाब से हमें कंपनी सिलेक्ट करके लेकर जाती है। तो जी। हर सब्जेक्ट की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। सिमरन जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब इस बातचीत को ग्रेजुएशन स्टूडेंट सुन रहे होंगे, जीपीट एस्पिरेंट सुन रहे होंगे, तो तैयारी के दौरान सवाल बहुत सारे आते हैं कि अगर जीपीट निकलता है तो हमने कौन से कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्यों ही वहाँ अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करने के बाद अगर हो जाता है तो स्पेशलाइजेशन किस में करनी। जैसे आपने कहा ना, आपने दो चीज़ें देखी, पहला अपना इंटरेस्ट देखा कि आपका इंटरेस्ट फार्मास्यूटिक्स में था, दूसरा आपने ये भी देखा कि जो टॉप रैंकर्स की भीड़ है वो सिटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जाती है। ये दो रीज़न आपकी वजह बने, इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि कहीं ना कहीं आप भी अब, जैसे आपके लिए कभी कोई आइडियल बना था जीपेट को क्रैक करने के लिए या नाइपर जाने के लिए, आज आप आइडियल बन चुकी हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आपको सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वजह की ज़रूरत होती है किसी ना किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो कितना ज़िंदगी बदल जाती है एक स्टूडेंट की नाइपर में एडमिशन लेने के बाद, अगर वो एक नॉर्मल से कॉलेज से एमएस करता है या एम फार्मा करता है, अगर नाइपर से एमएस और एम फार्मा करता है तो। एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि अब यहाँ से 100% प्लेसमेंट्स होते हैं, तो थोड़ा सा लाइफ का टेंशन कम हो जाता है कि अब यहाँ से हम सेट होके निकलेंगे, फाइनली एजुकेट होंगे, यहाँ से एमएस में हमारी जॉब सिक्योर हो जाती है। बेसिकली हम यहाँ पे नाइपर मोहाली में आते हैं, तो इसका मतलब इस कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि अब जॉब सिक्योरिटी है, कि 2 साल पढ़ाई करके अब हमें जॉब मिलना ही है। तो सारा ध्यान अब बस बहुत सारी मेहनत करने में लगा रहता है, हम बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, हमें बेस्ट जॉब मिलेगी, पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि लाइफ चेंज होती है, हम डिपेंडेंट पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अभी तक, और उसके बाद हम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी, कैसे तैयारी करे एक स्टूडेंट कि वो जीपेट में एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर पाए? इस पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज अलग अलग तरीके की होती हैं, किसी को कम आवर्स में जल्दी याद हो जाता है, किसी को ज्यादा घंटे लगते हैं पढ़ाई करने में। मैं ज्यादा घंटों वाली हूँ तो मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा आवर्स लगते हैं पढ़ाई करने में। बाकी ऐसा डिपेंड करता है, सबकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती है। और मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि एकदम आंखें बंद करके ना कभी किसी टॉपर को कंप्लीटली फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका कंफर्ट जोन अलग अलग होता है। तो हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी चाहिए। इनिशिएटिव लेने के लिए आप मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ले सकते हैं टॉपर से, आप उनसे स्ट्रेटेजीज पूछ सकते हैं इनिशिएट करने के लिए, लेकिन फिर साथ साथ में जो कंटिन्यू करना होता है तो उसमें खुद ही अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करो, और वो ये सबसे बेस्ट होता है पढ़ाई करने के लिए। जी। सिमरन, आपने बहुत बड़ी बात बहुत ही कम शब्दों में स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश की है। सिमरन चंदानी, अगर आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं तो आप डॉक्टर सर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से बी फार्मा ग्रेजुएट हुई। ये 4 साल स्टूडेंट की लाइफ में उसकी ग्रेजुएशन की का जो होता है एक नींव एस्टैब्लिश करते हैं। उन 4 सालों में वो पल कब आया था कि डिसाइड करने का मन बना लिया, या कहा जाए तो एक टर्निंग पॉइंट था कि नाउ आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर जीपेट एग्जामिनेशन, और अब ये चाहिए तो चाहिए? मैंने जब फार्मेसी ज्वाइन किया था तो मुझे इतना नॉलेज तो था नहीं उस टाइम पे कि जीपैट जैसा एग्जाम होता है, बस इतना पता था, ज्यादा डिटेल नहीं पता था। देन फर्स्ट ईयर में हमारे टीचर्स ने हमें गाइड किया
कि आपको प्रिपरेशन करनी होगी, जीपैट की प्रिपरेशन करोगे आप तो उसके बाद हमें स्टाइपेंड मिलता है अपने फर्दर एजुकेशन के लिए। बी फार्मा के बाद तो एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंसी हो जाती है। और उसके अलावा फार्मेसी में बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस मिलते हैं, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड होता है। तो बस फिर सेकेंड ईयर से मैंने डिसाइड किया था कि प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। देन इन सेकेंड ईयर के एंड में मैंने कोचिंग जाना डिसाइड किया कि कोचिंग जाना है। तो अमित वर्मा सर की पायनियर फार्मा अकेडमी कोचिंग में गई, वहां से मेरी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हुई। सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया। और श्रीकांत सर भी थे, अमित सर भी थे, सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग कवर की करवाए उन्होंने, गाइड किया कंटिन्यूअसली। तो यहीं तक था। प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद फिर वो अचीव हो गया। जी। ये जो आपने कहा ना कि डिसाइड किया, समझ में पहले समझा बात को, फिर डिसीजन लिया, देन उस डिसीजन को एकम्प्लिश करने के लिए स्टेप आगे बढ़ाया, कोचिंग ज्वाइन किया, कोचिंग जाना और कोचिंग में जाकर वहां से कुछ लेकर निकलना, ये कितना जरूरी है, और ये इसको कैसे समझे कि स्टूडेंट के सिर्फ ज्वाइन करने से एग्जामिनेशंस या कोर्स दिमाग के अंदर नहीं चला जाता। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कोचिंग की पढ़ाई के दौरान, जैसे आपने कहा कि आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया, आप जैसे कई सारी सिमरन होंगी वहां पर उस दौरान, लेकिन सभी का शायद जीपेट नहीं निकला होगा, सभी शायद रैंक होल्डर्स नहीं बनी होंगी, सभी शायद नाइपर मोहाली तक नहीं पहुंची, कई सारी सिमरन के शायद सपने टूटे होंगे मेहनत करने का, कई सारी सिमरन को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि उन्होंने शायद उस कोचिंग के दौर में उतनी मेहनत नहीं करी होगी। तो कैसे अपने आप को स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर रखे कि सिर्फ ज्वाइन करना काफी नहीं है, तैयारी उस कोचिंग में रहकर भी करनी पड़ती है। कोचिंग का पॉइंट तो सबसे पहला ये है कि अगर स्टूडेंट के अंदर पैशन है कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो जरूरी नहीं है कोचिंग ज्वाइन करना हो तो ही क्वालिफाई कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके अंदर पैशन होना चाहिए। फिर उसके बाद पैशन होने के बाद हमें प्रिपरेशन करने का खुद ही मोटिवेशन आता है। कोचिंग हमारे लिए गाइडेंस के लिए जरूरी होती है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस कोई स्टेप टू स्टेप बता पाए कि नेक्स्ट क्या करना है। और अगर कोचिंग नहीं जा पा रहा है, कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कोचिंग, तो उनके लिए बाकी वो सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। वो स्टेप टू स्टेप वो गाइड करते हैं कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे कैसे रैंक अचीव करनी है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये आसान है, मतलब बस मन में मोटिवेशन कंटिन्यूअसली बना रहना चाहिए कि पढ़ाई करने का पैशन कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसे बीच में ढीला नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। तो बस हो जाता है। कोचिंग में भी हमारे टीचर्स होते हैं हमें गाइड करने के लिए। और कोचिंग अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो भी किसी भी टीचर को कंसल्ट कर सकता है, किसी सीनियर को कंसल्ट कर सकता है। मेरे पास सीनियर भी थे, मेरे पास कोचिंग भी थी, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। जी। कोचिंग, कहा जाए तो कोचिंग में कोच होता है जिसको हम टीचर बोलते हैं, लाइक जिनके आपने नाम लिए, अमित वर्मा सर या श्रीकांत सर, आपने जिनके नाम लिए, ऐसी उनकी कौन सी बातें थी जिन्होंने आपको कहीं पर भी ढीला नहीं पड़ने दिया? आपने शब्द बोला ना, कहीं भी ढीले नहीं पड़ना है। तो उस टाइम में जितना भी ड्यूरेशन आपने उस कोचिंग के अंदर अपनी प्रिपरेशन को दिया था, 3 महीने 4 महीने 5 महीने जो भी ड्यूरेशन था वहां पर, ऐसी कौन सी चीज थी जो उस कोचिंग में आपके कोच ने आपको कही, जो आज तक आपको याद है, या आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना कि माइलस्टोन सेंटेंस बन गया कि भाई ये है यार डायलॉग हमारी जिंदगी में, जो अगर ये याद रखा, ये आज तक याद है जो कहा था उन्होंने, और उसने आपको मोटिवेशन देता रहा जो? ऐसे मुझे अभी एग्जैक्टली तो कोई चीज याद नहीं, क्योंकि सर बहुत सारी बातें कहते थे और दिमाग में पड़ जाती थी वो, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन चलती जाती थी। बाकी सर की एक बात बहुत अच्छी थी कि सर कंटिन्यूअसली कॉल करके पूछते रहते थे पढ़ाई कैसी चल रही है। और टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे तो वो अप्रिशिएट करते थे, तो एक मोटिवेशन का सोर्स बना था मेरे लिए कि हाँ मतलब मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो सर अप्रिशिएट कर रहे हैं। और फिर साथ में सर यही बोलते थे कि ये काफी नहीं है, अभी और चाहिए है। तो वो भी कंटिन्यूअस मोटिवेशन रहा कि नहीं, मुझे अपने ही स्कोर को बीट करना है। तो बेसिकली उनसे मुझे ये लेसन मिला कि जो बाकी के हमारे कोचिंग मेट्स हैं, हमें उनसे कंपटीशन नहीं करना है, हमें खुद के पुराने मार्क्स को बीट करके आगे बढ़ना है। ये असली कंपटीशन होता है, खुद से कंपटीशन करना, और जी। इसी में अच्छा मिलता है।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये कंपटीशन खुद से करो। सिमरन जी, इस सर्दी के मौसम में कुछ गर्मा-गर्म बातचीत को मैं और आगे बढ़ाना चाहूँगा। कुछ टफ कॉल्स लाइफ हमेशा हमें लेने के लिए मजबूर कर देती है। अगर मैं आपके पर्सनल एकेडमिक हिस्ट्री को ध्यान से देखता हूँ, तो आप फ्रॉम योर किंडरगार्टन टिल 10th आप एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एजुकेशन लेते हैं। देन उसके बाद आप सडनली स्विच करते हैं 10 to 12th करने के लिए कैंपी बोर्ड स्कूल में। दो सवाल यहाँ मैं ज़रूर रखना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे ऑडियंस में से ही किसी ने हमें कभी पूछा था कि जनरली एक परसेप्शन होता है कि एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद कॉम्पिटिशन्स में compete करने में थोड़ा सा शायद सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की उनकी एक अंदर परसेप्शन रहता है कि नहीं कर पाएंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को एक डर रहता है कभी कभी कि शायद ये मुझे दिक्कत आएगी, या शायद मैं इंग्लिश मीडियम वालों की तरह फास्ट नहीं हूँ, या मुझे समझने में प्रॉब्लम होगी। एक सीबीएसई बोर्ड से एमपी बोर्ड में आना, देन एमपी बोर्ड में रहते हुए आपने 12th किया, और उसके बाद आपने जीपेट सक्सेस, वो तो दुनिया के सामने है आज आपकी। तो कैसे एक एमपी बोर्ड स्टूडेंट अपने आप को इस दायरे, सोच के दायरे से बाहर निकाले कि एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या कोई भी आईसीएसई बोर्ड मायने नहीं रखता, कैसे वो अपने आप को तैयार रखे मेंटली, क्योंकि पढ़ाई तो वही है चाहे किसी भी बोर्ड से की जाए। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ऑनेस्टली ये बताऊँगी रीज़न कि मैंने सीबीएसई से एमपी बोर्ड में क्यों स्विच किया। तो मैं स्कूल लाइफ में पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं ऐसे बहुत लापरवाह टाइप थी, तो मेरा एकेडमिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है स्कूल में, लाइक एवरेज से भी डाउन थी। मैं नहीं पढ़ती थी। तो उसके बाद इसीलिए मुझे एमपी बोर्ड में शिफ्ट कर दिया गया कि सीबीएसई का नहीं हो पा रहा है कवर, तो एमपी बोर्ड में जाना बेटर होगा, शायद वहां से मैं कवर कर पाऊँ, थोड़ा इजी पड़े। तो ये रीजन था। और दूसरी बात की बोर्ड हाँ मैटर नहीं करता है, आज की जनरेशन में मैटर नहीं करता है, क्योंकि आज की जनरेशन में इंटरनेट पे सारी चीजें प्रोवाइडेड है। तो आप पढ़ाई करते हो, आप हिंदी मीडियम से भी हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप सीबीएसई से हो या आप स्टेट बोर्ड से हो, बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ है। हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश के ट्यूटोरियल्स हैं, वो भी यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइडेड हैं, और पेड वाले भी प्रोवाइडेड हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो किसी भी चीज की कमी नहीं है आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में। बस ये है कि चाह होनी चाहिए मन में कि हमें सीखना है। बस यूट्यूब खोलो, सर्च करो और आप सीख लो जो भी आपको सीखना है, जितनी लैंग्वेजेस सीखनी है, सब कुछ है। तो बस मैटर नहीं करता बोर्ड। जी, आपने बहुत ईमानदारी से उन स्टूडेंट्स को गाइड किया जो शायद एक परसेप्शन के दायरे में बंधकर अपनी काबिलियत को रोक देते हैं कि अगर चाह है तो किसी भी राह को पाना मुश्किल नहीं है। सिमरन जी, जैसा आपने जिक्र किया कि आपकी जो एकेडमिक्स में इनिशियल ईयर्स थे स्कूल के वो बहुत अच्छे नहीं थे, तो शायद फैमिली, गार्जियन या पेरेंट जो भी आपको उस समय मेंटर कर रहे थे, उनकी एक शायद सलाह बनी कि सीबीएसई बोर्ड आपके लिए शायद सुटेबल नहीं है, इसलिए वो एमपी बोर्ड में लाया गया आपको, और आपने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि आपका एकेडमिक्स ब्लो एवरेज था, क्योंकि शायद इस समय हमारे जैसे लोगों को एक्सेप्ट कर पाना मुमकिन नहीं हो रहा, गले के अंदर उतर नहीं रही है बात, क्योंकि जो डॉक्टर सर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी से बी फार्मा करे स्टूडेंट, वो डेफिनेटली बहुत अच्छे एग्जाम से पास हुई होगी, और जो आज नाइपर में बैठ के हमसे बातचीत कर रही है उसका एकेडमिक्स इतना शायद वीक ना हो, लेकिन फिर भी जो भी वो फेज रहा, क्या वो पल था जिसने एक एवरेज सिमरन को टॉपर सिमरन में बदलने के लिए इंस्पायर कर दिया? इसके पीछे एक मेरे फ्रेंड है मेरा रीजन। सो जी, एवरेज से भी डाउन थी हाँ मैं, उसके बाद भी इनफैक्ट कॉलेज में भी जब मैंने ड्रॉप लिया था, उसके बाद कॉलेज ज्वाइन किया, तो उधर भी मैंने इतना खास परफॉर्म नहीं किया था। और बी फार्म में मुझे एक सीनियर मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, एक सीनियर की तरह, एक मेंटोर की तरह, एक फ्रेंड की तरह भी, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह इनफैक्ट। जी, सो उन्होंने जब मोटिवेट करना स्टार्ट किया, तो बस वो पॉइंट था कि अब पढ़ना है। अब वो मोटिवेशन आ गया था कि नहीं, अब इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, अब पढ़ाई करना चालू करना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो उनसे मुझे कांस्टेंट मोटिवेशन मिलता रहा, और उनसे मुझे आज भी मोटिवेशन मिलता रहता है, आज भी गाइडेंस मिलता रहता है
कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, और वो हिम्मत जो मिलती है हर चीज करने की, वो स्ट्रेंथ मिलती है, तो उसके पीछे सब उन सीनियर का हाथ है और उन्होंने बस कॉन्स्टेंटली गाइड किया है। तो इस स्क्रीन पे मैं उनको थैंक यू भी बोलना चाहूंगी और इतना गाइड करने के लिए। बस जी मतलब क्या हम लोग उस शख्सियत का नाम जान सकते हैं जिसने एक लड़की की जिंदगी में अपने शब्दों से, अपने बातों से ऐसा क्या इंस्पिरेशन भरा था कि एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन गई, वो भी सिर्फ शहर या इंस्टीट्यूट की नहीं, ऑल ओवर इंडिया रैंक होल्डर हो गई? वो अमन जैन नाम है उनका, वो जी हमारे सीनियर थे। उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं, वो इनफैक्ट हर किसी को गाइड करते थे। वो एक बहुत ही आइडियल सीनियर का वो निभाया उन्होंने, और क्लास में जिसको भी जरूरत पड़ती थी वो हर किसी को गाइड करते थे। तो बहुत ही बढ़िया इंसान है और आज भी है, बहुत ही अच्छे इंसान है, जहां पर भी है हमेशा गाइड करते रहते हैं। जी तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिंदगी में आपके अमन जैन सर या आप जैसे स्टूडेंट्स की जिंदगी में अमन जैन सर एज अ मेंटोर आए और एज एन आइडियल उनको आप लोगों ने समझा, उनकी काबिलियत को जाना, उन्होंने भी ईमानदारी से अपने जूनियर्स को मोटिवेट किया और आपकी जिंदगी में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आए। सिमरन जी, एकेडमिक्स पीछे छूट गया, जो भी था इतिहास 10th-12th निकला, बी फार्मा एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट से आपने कंप्लीट किया, देन उसके बाद आपने और बड़े माइलस्टोन को टच किया, नाइपर मोहाली वन ऑफ द बेस्ट पीजी इंस्टीट्यूट इन इंडिया, और आज आप वहां बैठकर हमसे रूबरू हो रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके आगे क्या, तो सिमरन के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करने का इरादा है? क्योंकि यहाँ तक का सफर तो बहुत ही शानदार रहा है, आपने अपनी मेहनत से आपने उस परसेप्शन को बदल दिया। शायद आपने जैसा कहा कि स्कूल में उतना अच्छा नहीं था एकेडमिक, लेकिन आज जो आज आपको देखते हैं वो भरोसा नहीं कर सकते कि ये वही सिमरन है जिसको लेकर एक सोच बनाई गई थी कि इन ये कवर नहीं कर पाएंगी, ये नहीं होगा। उन्होंने कवर किया, उन्होंने तो गोल पे गोल मारे और ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग हासिल करके अपनी फैमिली को और अपने आप को प्राउड महसूस कराया। अब सिमरन चंदानी अपने आप को कहाँ ले जाना चाहती हैं? नेक्स्ट सबसे पहले तो थैंक यू बोलूंगी, मुझे बहुत आपकी बातों से तो और भी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। और नेक्स्ट कोई प्लान नहीं है फिलहाल, तो मैं सिर्फ फ्लो के साथ जा रही हूँ ऑनेस्टली। और मेरा बस ये प्लान है कि लाइफ में कुछ बहुत ऊंचा अचीव करना है, बहुत बड़ा अचीव करना है। बाकी अभी सीधे सीधे फ्लो के साथ जा रहे हैं कि सबसे पहले तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो हम बेस्ट जॉब मिलने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट परफॉर्म करेंगे ताकि सबसे बेस्ट जॉब मिले, अच्छा पैकेज मिले और क्वालिटी भी अच्छी मिले, कंपनी बेस्ट हो तो। और बस उसके बाद तो लेट्स सी क्या होता है। बस कुछ बड़ा अचीव करना है। जी, जिस ईमानदारी साफगोई के साथ अपनी बात आप रखती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। ये हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो आज आपको सुन रहा है कि ईमानदारी अगर अपने इरादों में रखी जाए, अपने नियत में रखी जाए, अपने शब्दों में रखी जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपके सामने आपके रिजल्ट्स के रूप में दिखती है, जो आज आपकी ज़िंदगी में दिख रही है। हर चीज़ को एक्सेप्ट किया आपने, उसके साथ आप आगे बढ़ी, उस चीज़ को स्वीकारा, मेहनत की, खुद से कंपटीशन रखा और कीर्तिमान स्थापित किया। सिमरन चंदानी, ऑल इंडिया 25th रैंकर इन जीपेड एंड 6th रैंक होल्डर इन नाइपर मोहाली, एक ऐसी शख्सियत जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ईमानदारी और वर्तमान में जीने की शानदार काबिलियत। उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप मुस्कुराते हुए, इसी साफगोई के साथ तरक्की की राह पे आगे बढ़ती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन जी, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। आपके शब्द हर एक उस जीपेट एस्पिरेंट के लिए प्रेरणादायक साबित होंगे जो आज आपकी तरह कुछ बनने के सपने देख रहे हैं। जरूर उनके सपने सच होंगे आज आपकी बातों को सुनकर, आपके सफर को जानकर। हमारे साथ इस सफर को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंडी अड्डा आपका बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू सो मच सर।